हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके थे कि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। चलो भैया, तो आज का जो टॉपिक मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, आपको पता है इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका एक दूसरा नाम भी है। ये कभी कभी इसको दूसरे नाम से भी पूछ लेते हैं। कौन सा? COU, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो एक तो ये हमको पॉइंट मिल गया। एक चीज और बता दो नोट करके, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। हम लोग हमेशा यूनिट ऑफ चार्ज को अगर हम बात करते हैं तो तुरंत सबके मन में आ जाता है कि भैया यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल C लिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो होता है वो MKS यूनिट का होता है। MKS यूनिट का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भैया CGS यूनिट का बताओ, दिमाग चक्कर खा जाता है। तो इसका भैया CGS यूनिट का होता है चार्ज स्टेट कूलम। MKS में कूलम और CGS में स्टेट कूलम। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन भी होता है। कौन सा? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये एक रिलेशन भैया होता है। इस रिलेशन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल के पर्पज से करते हैं। तो ये भैया आपका एक रिलेशन आ गया, जो रिलेशन हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन ही यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, कूलम्स लॉ। तो भैया ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम ने बताया कि दो चार्ज, ये दो चार्ज मैंने रख दिए, एक को Q1 मान दिया, एक को Q2 मान दिया। और ये चार्ज कैसे होने चाहिए? ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ये Q1 Q2 कैसे होने चाहिए भैया? ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा, वो होगा F। अब ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? नॉट क्लियर, क्योंकि अभी मैंने Q1 Q2 को तो कुछ नाम तो दिया ही नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। तो उन्होंने कहा जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो लगने वाला फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये इनवर्स में स्क्वायर में है। ये इनवर्स भी है और स्क्वायर भी है। ठीक है, इनको जब हम मिक्स कर देते हैं भैया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम हटाते हैं तो यहां पर एक हम कांस्टेंट ऐड कर दिया है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये भैया फॉर्मूला आ गया कूलम्स लॉ का।
कि मतलब दो चार्जेस के बीच इतना फोर्स लगता है। लेकिन कंडीशन एक है कि चार्ज कैसे होने चाहिए, ऑलवेज इन रेस्ट होने चाहिए। जो चार्ज होने चाहिए ऑलवेज इन रेस्ट होने चाहिए, तभी कूलम्ब्स लॉ वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहां पर एक मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया है, यहां लिख देंगे वेयर 1/4πε0 क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। अब इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, तो इसकी जो भैया वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट की बात करते हैं। इसको यहीं रखिए, बाकी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हो कि यहां पर एक और टर्म है एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एक और टर्म है एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, ये बताता है कि इनके बीच में अभी सिर्फ एयर है, कोई दूसरा मीडियम नहीं है। तो ये बोलता है, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और यहां पर एप्सिलॉन अगर लिख दें, देखो भैया जीरो जो लगा हुआ है यहां पर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना है, अगर है तो ये कहता भाई यहां पर दोनों चार्जेस के बीच में स्पेस, मतलब फ्री चार्ज, फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका मतलब होता है भैया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ये है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, बिल्कुल सही है, इसकी वैल्यू भैया फिक्स होती है, इसकी वैल्यू भैया आपकी फिक्स होती है। ये होगी भैया आपका एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब फिक्स होती है तो कितनी होगी वैल्यू इसकी, 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट भी कुछ ना कुछ होगी, इसकी यूनिट भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहां पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यहां पर अब देखो जरा 1/4πε0 जो है, यहां पर 1/4πε0 जो है, यहां पर जिस इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि अगर देखो फॉर्मूले से देखो जरा यहां पर, तो यहां पर 1/4πε0 जो है वो इतनी वैल्यू है इसकी। अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की निकालें तो क्या होगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ याद नहीं करना है, बस हमको एक चीज याद कर लेनी है, उसे सारी वैल्यू निकाल देंगे। तो आप कहोगे सर फिर एप्सिलॉन की वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू भैया फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू मीडियम को चेंज करने पर चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज होती है वो भी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, और यहां पर जो कांस्टेंट ऐड हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में देखें तो दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए बहुत इजी लगेगा वो, अभी देखेंगे बहुत इजी लगेगा वो। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भैया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या भैया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो
ये अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर है तो हमको इसमें वेक्टर के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये क्या हो गया भैया आपका, ये ओरिजिन हो गया ओ। यहाँ पर मैंने मान लिया एक चार्ज ये है, इसको हमने Q1 मान लिया, और एक चार्ज ये है जिसको हम लोगों ने Q2 मान लिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा फिगर। अब देखो, अगर मैं कहूँ ये Q1 जो है इसकी पोजीशन क्या है, तो मुझको बताना पड़ेगा इस ओरिजिन से ये जो है वो R1 इसकी पोजीशन वेक्टर है। क्या हो गया भैया, ये R1 पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर हम Q2 को डिनोट करें तो ये हो गया भैया R2 पोजीशन वेक्टर हो गया। इनकी पोजीशन को बतानी पड़ेगी कि ओरिजिन से ये R1 पोजीशन पे है, ये R2 पोजीशन पर है। ठीक है, अब जरा इनको हम मिला देते हैं, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R है, अभी लिखेंगे। अब देखो जरा, यहां की बात करते हैं, ये चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, इसमें हम मान के चलेंगे कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें मान के चलेंगे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो लिख देंगे लेट Q1 एंड Q2 कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये लेट करके चलते हैं। यहां पर जब ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, और इसको हम क्या ले सकते हैं, F12। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यहां लिख देंगे जो F12 है उसको मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब अगर हम इस पे देखें तो ये भी इसको धक्का देगा, तो इस तरीके से, तो इधर क्या हो जाएगा, F21। तो F21 को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, सिंपल सा है। अब ये मानते हो कि इस पे, इस सिस्टम पे जो फोर्स ये लग रहा है, हम अगर इसको अकाउंट में लेंगे तो जो यहां पर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ ले लेंगे, इन दोनों की। ठीक है, इसको हम अगर नाम दे देते हैं A और इसकी B ले लेते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम मानते हैं इसकी तरफ along AB, अगर हम इसको along AB लिखें तो पोजीशन कैसे लिखेंगे, इधर की तरफ, तो हो जाएगा R21। R21, तो ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, और अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये हो जाएगा भैया along, अगर हम along BA देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया R12, तो ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। ठीक है, अब देखो जरा भैया, अगर अब हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं तो भैया वो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो जैसे अगर हम इस फोर्स की बात करते हैं, F21 को लेके चलते हैं, तो F21 क्या होगा, F21 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसके लॉन्ग, देखो ये इधर है AB के लॉन्ग, तो AB के लॉन्ग पोजीशन वेक्टर क्या है, R21। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, R21 का स्क्वायर इंटू
हमको डायरेक्शन भी देखनी है। मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिख देंगे डायरेक्शन अलोंग ए बी। अब ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो भैया ये हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आप कहोगे सर क्या इसको हम 1-2 के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां से देखो, अगर हम यहां से इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहां पर ये चीज देखो सेम लिखी है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब यहां पर करना क्या है, बस आपको अगर हम F12 लिखें तो यहां लिख देते हैं, अगर हम F12 लिखना चाहें तो क्या होगा, सिर्फ आपको माइनस लगा देना है। आपको क्या लगा के, माइनस लगा के सारे रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। सिर्फ माइनस लग गया, क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, तो भैया ये जो फॉर्मूले निकल के आए हैं, ये हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कुछ नहीं भैया करना है, आपको लगता होगा बहुत कठिन है, बस आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर सबसे पहले देखो, फिर से एक ओरल समझ लीजिए। यहां पर दो चार्जेस जो मैंने लिए हैं, उनकी इस ओरिजिन से पोजीशन क्या है, इसकी R1 है, इसकी R2 है। ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, मैंने क्या मान के चला, ये है आपके पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो उसको मैंने F12 लिख दिया। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया, इसको मैंने लिख दिया F21। ठीक है, ये इधर वर्क कर रहा है, ये इधर वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसको पहले लेता हूं, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये मैं अपने अकाउंट में लेता हूं, तो हमको जो इसकी पोजीशन है वो अलोंग ए बी लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है तभी तो इधर फोर्स लग रहा है। तो हमको अलोंग ए बी, तो अलोंग ए बी R21 क्या होता है, R2 माइनस R1 अलोंग ए बी में। और अलोंग अगर बी ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R12 का R1 माइनस R2। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान देना है कि डायरेक्शन अगर हमको वेक्टर का बताना होता है तो यूनिट वेक्टर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, आर यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर हमको कुछ नहीं करना, कूलम्स लॉ तो हमको पहले से पता था। हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको 1-2 के टर्म में लिख देना है, डायरेक्शन के टर्म में। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो होता ही होता है, इसको 21 लिख दिया इनटू इसकी जो डायरेक्शन किधर है, अलोंग ए बी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग ए बी है, तो क्या लिखेंगे R12 सॉरी R21 माइनस R1। ठीक है, यूनिट वेक्टर लिख दिया और मेरा यही आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको थोड़ा अगर दिक्कत आएगी, वो हो सकता है यहां पे आए, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये इधर है तो अलोंग ए बी मतलब क्या होगा, ए से बी इधर तक लिख सकते हैं, और जब इसको लेंगे तो अलोंग बी ए हो जाएगा इधर। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है भैया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अब जरा वो देखते हैं। देखिए भैया, फिजिक्स में
आपको बस रेगुलरिटी लाने की जरूरत रहती है। फिजिक्स आपकी चुटकियों पर नाचती है। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट इसको पहले से समझ के चलते हैं ये बहुत कठिन है, इसलिए ये स्टूडेंट को चुटकियों पे नचा देती है। अगर हम पहले से मान लें कि ये बहुत इजी है, बस क्या है, हमको इसको एक पर्टिकुलर टाइम दे करके डेली पढ़ना पड़ता है। अगर आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम दे करके डेली पढ़ लोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको फिजिक्स में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम भी है भैया रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होता है, अभी हमको पता है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके लिए है, ये फ्री स्पेस के लिए। ये किसके लिए है, आपका फ्री स्पेस के लिए है। तो फ्री स्पेस के लिए है तो इसको हम FO लिख सकते हैं, फ्री। अगर हम मीडियम के लिए लिखें FM तो क्या हो जाएगा, 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। ये क्या हो जाएगा, एनी मीडियम, क्योंकि तो यहां पे एप्सिलॉन लग गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। हमको अब करना क्या है, हमको इनको डिवाइड कर देना है। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड तो हो जाएगा F/FM एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब तो कट जाएगा। ये जो रेशियो है भैया एक कांस्टेंट के बराबर आता है K। इस K को ही बोलते हैं भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी को हम लोग एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला भैया ये बन गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे भी ज्यादा जो इसमें से हम इतनी क्वांटिटी निकाल लेंगे, मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कुछ इस तरीके से याद रखा जाता है, ठीक है। ये जो K है भैया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हर मीडियम का फिक्स रहता है। जो भी मीडियम आपको बताया जाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पहले ही बता देगा, वो आपको पहले ही बता देगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां कहां यूज हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने वीडियो को, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो आज का जो छोटा सा न्यूमेरिकल है मुझको एक मिल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया। कौन कौन से, एक स्मॉल क्यू में, एक कैपिटल क्यू में, एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में। ध्यान समझिएगा, कोई भी कैपिटल कोई भी चार्ज है, अगर इसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये तो क्यू क्यू सेम हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा कोई एनी चार्ज लिख लेते हैं, एनी चार्ज, ठीक है। इस कोई भी एक चार्ज को कह दिया है कि दो चार्ज में तोड़ लिया जाता है, ठीक भैया, तोड़ लिया गया। ये दोनों जो चार्ज हैं ये एक दूसरे से
स्मॉल आर की डिस्टेंस सेपरेट हैं। ठीक, इतना भी बता दिया गया और कह दिया गया इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F, वो कितना है, वो मैक्सिमम है। तो आपको फाइंड करना है कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो। क्वेश्चन ये है, ठीक है। यानी कि एक चार्ज है जिसको दो चार्ज में तोड़ दिया गया और दोनों चार्ज स्मॉल r की डिस्टेंस से सेपरेट हैं और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, आपका मैक्सिमम है। तो आपको इनके बीच रेशियो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो भैया, तो सबसे पहले जो फोर्स है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। जब F मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, R कम होगा और ये चीज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब क्या है, इफ F इज इक्वल टू मैक्सिमम देन कैपिटल Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, ये थोड़ा माइंड से सोचिए। इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, जब दोनों सेम हो जाए। जब दोनों कैसे हो जाएं, सेम हो जाए। जैसे 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4। ठीक है। मैंने कहा कि 4 मतलब कोई भी क्वांटिटी है वो जब सेम हो जाती हैं तभी उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, अदरवाइज फिर बाकी सब कम ही रहते हैं। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। थोड़ी सी यहां पे हमसे मिस्टेक हो गई, यहां पे जो चार्ज है वो ये माइनस थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये Q माइनस कैपिटल Q यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये है Q, ये इस तरीके से, और यहां पर भी हम थोड़ा चेंज कर देंगे, ये Q ये हो जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से डिवीजन था, अभी थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया। अब क्या करना है, हमको इन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, 2Q इज इक्वल टू Q, Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2। ये तो हमको आंसर निकालना था। ठीक। तो यहां पर देखा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा क्या करना था, यहां पर भी हम इसको सही कर लें, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यूज करना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था यहां पर, और वो कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो यहां पर देखा कि कोई भी चार्ज मेरे पास था जिसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, और इसको और थोड़ा सिंपल बना देते हैं, इसको मैं ये लिख दूं, ये चार्ज Q था। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा मतलब इतना सा भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब थोड़ा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक चार्ज Q था, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, कैपिटल Q और Q माइनस कैपिटल Q। अब ये तोड़ना भी आपको समझ में आ गया होगा। इनके बीच फोर्स मैक्सिमम था, तो दोनों के बीच रेशियो पूछ रहा था, कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम लगाया, आंसर आ गया। ठीक। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसकी आगे के टॉपिक में, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर के फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने एम को पूरा करिए। इसके साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।